Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study Unit 3 of Learning and Development in Organizations. So let us start. First of all, let us understand what is a learning methodology. So basically, learning methodology refers to the methods, principles and practices used to deliver the effective learning. लर्निंग की मेथडोलॉजीज का मतलब ये होता है कि कौन से मेथड से लर्नर को सिखाया जा रहा है, कौन से प्रिंसिपल्स यूज करे जा रहे हैं लर्नर को कुछ भी सिखाने के लिए, ताकि वो जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो। और उसके लिए वी यूज डिफरेंट मेथडोलॉजीज, ताकि सारे टाइप के लर्नर जो है वो चीजें सीख पाए, लर्न कर पाए, राइट। अब यहाँ पे सारे टाइप ऑफ लर्नर्स आ जाते हैं इंक्लूसिविटी के लिए, क्योंकि हम सब डिफरेंट हैं, हमारे लर्निंग के तरीके डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जो मेथडोलॉजीज हमें, जिन मेथडोलॉजीज से हमें सिखाया जाएगा, तो वो भी डिफरेंट होती है और डिफरेंट लेवल की होती है, ताकि हमारा विजन सपोर्ट हो सके और हमें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सके। अब उससे होगा क्या, इससे हम अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं, ओके, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बन सकते हैं, और हमें डाइवर्स लर्निंग मेथडोलॉजीज से एक्सपोज करवाना चाहिए, ताकि हमें अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस मिले, राइट। उसके बाद हम देखते हैं लर्निंग पिरामिड, जो कि दिया था विलियम ग्लासर, राइट। सो ये एक लर्निंग पिरामिड है जो कि विलियम ग्लासर ने दिया था। अब इसमें इन्होंने दो बाइफिकेशंस की हुई हैं, एक है एक्टिव और एक है पैसिव, राइट। एक्टिव जो है वो डिफरेंशिएटेड है एंड पैसिव है ट्रेडिशनल, राइट। अब ये है क्या, जो भी ये मॉडल है विलियम ग्लासर ने जो भी पिरामिड दिया है, ये काफी यूज होता है, ठीक है। अब पैसिव और एक्टिव में जो डिफरेंस है हम वो समझते हैं। पैसिव में क्या होता है, टीचर प्रोटैगनिस्ट होता है एजुकेशन का, स्टूडेंट्स का रोल यहाँ पे नील के बराबर होता है, राइट। पैसिव में जो टीचर है वो ही सब कुछ समझाती है, स्टूडेंट्स कुछ भी पूछते नहीं है। जैसे कि मैंने कोई लेक्चर दिया, ठीक है, मैं स्टूडेंट से रीड करवा रही हूँ या मैं खुद रीड कर रही हूँ, या मैं स्टूडेंट्स को कुछ ऑडियो विजुअल चीजें दिखा रही हूँ, या मैं कुछ उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन नहीं होती है, इस वजह से इन सारी चीजों को हम पैसिव कहते हैं। अब इस पिरामिड में एक चीज नोट करना, कि जैसे जैसे हम पिरामिड के ऊपर जाते रहते हैं, हमारा जो रिटेंशन रेट होता है, जो एवरेज रिटेंशन रेट जितना हम याद रख पाएंगे वो कम होता जाता है। जो भी पैसिव होते हैं उनके जो भी रिटेंशन रेट्स होते हैं वो काफी कम होते हैं देन एक्टिव वर्ड्स। तो अगर मैं लेक्चर मेथड की बात करती हूँ, यहाँ से 5% ही बच्चा रिटेन करता है, रीडिंग में 10%, ऑडियो विजुअल में 20% एंड डेमो में 30%। ऐसे ही अगर मैं एक्टिव वाले मेथड की बात करती हूँ, तो एक्टिव मेथड में मेन जो प्रोटैगनिस्ट होता है, मेन जो कैरेक्टर होता है वो स्टूडेंट होता है, और वो ही मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने लर्निंग प्रोसेस के लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो होता है वो स्टूडेंट की एबिलिटी को डेवलप करना होता है। अब वो कैसे करेंगे, अगर मैं क्लासरूम में डिस्कशन प्रैक्टिसेस यूज करूंगी, डिस्कशन करूंगी, तो 50% रिटेंशन रेट होता है। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको रिटेन 50% बच्चे करेंगे और 50% उनके माइंड में रहेगा, राइट। प्रैक्टिस बाय डूइंग से 75%। प्रैक्टिस बाय डूइंग मतलब अब मैं उनको बोल रही हूँ तुम खुद करके देखो ये चीज, राइट। 90% रिटेंशन रेट सबसे ज्यादा होता है टीचिंग अदर्स। अगर मैं किसी को बच्चे को बोल रही हूँ कि ये टॉपिक अब दूसरे बच्चे को समझाओ, राइट, उस बच्चे को टीच करो, तो उससे हमारी रिटेंशन सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो 5 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एक्विजिशन का। एक्विजिशन का मतलब होता है हम यहाँ पे कोई भी नई इंफॉर्मेशन है उसको गैदर कर रहे हैं। सेकंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना। अब हमारी एक प्रायर नॉलेज होती है, हमें किसी भी चीज की एक प्रायर पहले से नॉलेज होती है। अब उसको हम नई इंफॉर्मेशन के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो होता है एसिमिलेशन। फिर उसके बाद जब हमें पता चल गया कि हमारी एक प्रायर नॉलेज थी और हमारी एक उसके साथ न्यू नॉलेज जुड़ी, अब इस चीज को हमें नेक्स्ट रिटेन करना है, अपनी मेमोरी में रिटेन करना है, स्टोर करना है, ताकि फ्यूचर यूज के लिए काम आ सके। उसके बाद रिटेन तो कर लिया,
अब जब उसका रिक्वायरमेंट होगी उसको रिट्रीव करना, दैट मीन्स उसको रिकॉल करना, एंड रिकॉल करने के बाद उसको कहीं भी अप्लाई करना प्रैक्टिकल सिनेरियोज में। तो ये होता है हमारा जनरली प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में भी पूछा गया है। लर्निंग कर्व जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? लर्निंग कर्व एक तरीके का कर्व क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि कितना प्रोफिशिएंट इंडिविजुअल है एक टास्क में और कितना एक्सपीरियंस उसको है। एक तरीके से ये विजुअलाइजेशन है कि कितना अच्छा हम कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हर किसी इंसान का लर्निंग कर्व अलग होता है, क्योंकि हर किसी इंसान का लर्निंग स्टाइल, लर्निंग मेथड, सब कुछ अलग होता है। तो हर किसी का लर्निंग कर्व अलग होता है। तो हम यहाँ पे अगर इस कर्व को देखते हैं ध्यान से, तो ये है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार हमने ट्राई किया, एंड ये है हमारी परफॉर्मेंस, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स कम है तो स्लो बिगिनिंग, धीरे धीरे हम कोई चीज याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो उसकी स्लो बिगिनिंग होती है। फिर जैसे जैसे हम और ट्राई करेंगे, हमारी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी। और फिर जब एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब हमारा प्लेटू आ जाएगा, जहां पे हम एक स्टेबल हो जाएंगे कुछ, राइट। तो ये है हमारा बेसिक लर्निंग। अब हमारे पास काफी सारे टाइप्स के लर्निंग कर्व है जिनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स लर्निंग कर्व। अब ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स लर्निंग कर्व है, इसका मतलब क्या है? इस मॉडल में जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन होती है, जो लर्निंग का प्रोग्रेशन होता है, वो शुरुआत में हाई होता है, राइट। बिगिनिंग में हाई होता है और फिर लेटर वो डिक्रीज होता रहता है, लो हो जाता है। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब यहाँ पे होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में इट इज इजी टू लर्न अ टास्क एंड द प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग इज क्विकर पेस। जब हम एफर्ट ज्यादा डालते हैं शुरुआत में, यहाँ पे एफर्ट हमारा ज्यादा डलता है। अब यहाँ पे हो सकता है डिमिनिश इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंसान जो है, जो लर्नर है, वो फटीग में आ गया है, वो थक गया है, ठीक है, या फिर उसकी लिमिट रीच हो गई है, या फिर हो सकता है कि वो मोटिवेशन उसने लूज कर लिया है। तो शुरुआत में तो उसको इंटरेस्ट आ रहा था, यहाँ पे उसको इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जाते जाते उसने मोटिवेशन ही लूज कर दी है, राइट। वो बोर हो गया है या फिर वो टायर्ड हो गया। तो इसीलिए इस ऐसे कर्व को हम कहते हैं डिमिनिशिंग लर्निंग कर्व। नेक्स्ट जो हमारा कर्व है दैट इज इंक्रीजिंग। ये बिल्कुल अपोजिट है फर्स्ट वाले के, डिमिनिशिंग वाले के। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रोग्रेशन रेट है वो स्टार्टिंग में तो स्लो है, स्टार्टिंग में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और लेकिन धीरे धीरे उसको चीजें पता चल रही है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसको परफॉर्मेंस लेवल बढ़ रही है, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है वो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इनिशियली वो थोड़ा कम है, स्लो है, फिर उसके बाद वो अपनी स्पीड पिकअप करता है और चीजों को बेटर अंडरस्टैंड करता है, राइट। सो दिस इज इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व। थर्ड वन इज द एस कर्व। एस कर्व यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में स्लो लर्निंग है, देन इंक्रीज हो रही है, एंड देन प्लेट्यू आ रहा है। तो यहाँ पे जो एस कर्व है ये भी काफी लोगों का होता है। तो इसमें होता क्या है, इसको एस कर्व मॉडल भी बोलते हैं। यहाँ पे जो एक नया बंदा है वो पहले स्लो लर्निंग करेगा, ठीक है, फिर उसकी धीरे धीरे लर्निंग इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि उसको टाइम लग रहा है सीखने में, नई स्किल है। सेकेंड हाफ में इंक्रीजिंग हो जाता है, एंड फिर उसके बाद वो डिक्रीजिंग वाले मोड में चला जाता है। तो हम इस ग्राफ को क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ की तरह है, ठीक है। इंक्रीजिंग वाला ग्राफ था हमारा कुछ ऐसा, एंड डिक्रीजिंग वाला ग्राफ था हमारा ऐसा, तो उन दोनों को मिला के बना है ये एस वाला कर्व। अब यहाँ पे जो एंड वाला पोर्शन है इसका, ये प्लेटू है। इसका मतलब है यहाँ इसके बाद उस इंसान को, उस लर्नर को हो सकता है एक नया चैलेंज फेस करना पड़े, जिसके लिए उसका एक नया लर्निंग कर्व बढ़ेगा, बनेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व। तो ये जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व है ये काफी इंट्रिकेट पैटर्न होता है इसका, काफी ज्यादा लेवल्स यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लेवल अगर हम देखें, तो सबसे पहला लेवल है स्लो लर्निंग, ठीक है। अगर मैं कोई नई चीज सीख रही हूँ तो धीरे धीरे सीखूंगी। फिर उसके बाद हमारी जो प्रोफिशिएंसी है उसमें, वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगी, राइट। फिर एक टाइम आएगा
जब हम लर्निंग में स्टेबल हो जाएंगे, प्लेटू आ जाएगा, राइट। उसका थर्ड स्टेज होता है जब उसने मास्टर कर लिया वो स्किल, ठीक है। प्लेटू कम से कम हो, कभी कभार ये होता है जो ये प्लेटू आता है। अब हो सकता है उस इंसान को लग रहा है कि मैंने तो ये स्किल मास्टर कर लिया, लेकिन ये प्लेटू फॉल्स भी हो सकता है कि उसको लग रहा है कि उसने नई स्किल्स डेवलप हो गई हैं, लेकिन उसको अभी और भी ज्यादा लर्न करने की जरूरत है, ठीक है। अब उसने सीख लिया है, फिर वो पीक एफिशिएंसी पे जाएगा, पीक प्रोफिशिएंसी पे जाएगा। पीक प्रोफिशिएंसी का मतलब वो यहाँ पे अप्लाई करेगा चीजों को जो उसने सीखा है, राइट। फिर उसके बाद हमारी लास्ट जो स्टेज है उसको हम कहते हैं ओवर लर्निंग, जिसमें वो अपनी स्किल्स को एनहांस करेगा, ठीक है। स्किल्स को क्या करेगा, और ज्यादा एनहांस करेगा। और ये लास्ट स्टेज है, एनहांस जब स्किल हो जाएगी तो वो स्किल उसके लिए एक रूटीन हैबिट बन जाएगी। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एडवांस एक्सेल का कोर्स कर रहे हैं, राइट, तो स्टार्टिंग में स्लो लर्निंग है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी प्रोफिशिएंसी बढ़ती है, और फिर हमें लगता है हमें तो एक्सेल में सब कुछ आ गया। लेकिन जब हम अप्लाई करेंगे मेन हमें तब पता चलता है। और फिर अप्लाई करने के बाद ओवर लर्निंग के स्टेज पे हम वो रूटीन हैबिट में वो चीजें एक्सेल के फॉर्मूलेज अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व कॉम्प्लेक्स और रूटीन चीजों के लिए ज्यादा होता है, राइट। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है, हमें कोई कोडिंग सीखनी है, या फिर अगर हमें कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना है, तो उसके लिए हमारा कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व होता है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, राइट। दिस इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी जिससे हम प्लान, इम्प्लीमेंट और एसेस करते हैं किसी भी एक लर्निंग प्रोसेस को। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है बेसिकली इसमें होता क्या है, एक होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और एक होते हैं लर्निंग टूल्स। तो लर्निंग टूल्स जैसे कि गूगल फॉर्म्स हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, या फिर गूगल शीट्स हो गए। अब जो ये टूल्स होते हैं इनसे सिर्फ हम वन टाइप ऑफ वर्क या टू टाइप ऑफ वर्क कर सकते हैं। लाइक गूगल फॉर्म से मैं डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, गूगल डॉक्यूमेंट से मैं कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकती हूँ, एंड शीट्स में मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। किसी भी स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट ये चीज कर सकता है लर्निंग टूल्स को यूज। लेकिन जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। यहाँ पे अगर एज अ टीचर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं अपने लेसन को प्लान कर सकती हूँ, राइट। मैं लेसन पोस्ट कर सकती हूँ, मैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एसेस कर सकती हूँ, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे होमवर्क दे सकती हूँ विद अ डेडलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होता है एक फोरम में या फिर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो काफी सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे होती हैं। दैट इज कॉल्ड द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा गूगल क्लासरूम, जो कि आप सभी ने यूज किया, राइट। LMSs have a range of use cases in education institutions and companies। जो ये LMS सिस्टम होते हैं ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेजेस, स्कूल्स और कंपनीज में भी यूज होते हैं। ये बेसिकली नॉलेज को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं, लाइक गैदरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, शेयरिंग एंड एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स एंड पीपल स्किल्स। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी है, कोई इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करनी है, लोगों के साथ, एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना है कोई भी इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को, डॉक्यूमेंट्स को, तो यहाँ पे हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो जो LMS का रोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजी और गोल्स के हिसाब से अलग अलग होता है। अलग अलग टाइप के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स आजकल हमारे पास आ गए, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनर स्किल्स। अब एक इफेक्टिव ट्रेनर कौन सा होता है, एक इफेक्टिव ट्रेनर वो ट्रेनर होता है जो कि अच्छे से किसी भी इंसान को ट्रेन कर सके थ्रू देयर प्रोफेशन। नोइंग हाउ टू क्रिएट अ ट्रेनिंग प्लान इज वन थिंग, लेकिन लर्निंग मैनेजमेंट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बहुत सारे फेसेट्स होते हैं, जिसके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, और एक राइट स्किल होना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ स्किल्स जो हमने इकट्ठा करी हैं, 6 स्किल्स हैं जो कि किसी में होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो भी एनालिटिकल स्किल्स होती हैं ट्रेनर के पास, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करेगा कोई भी एक ट्रेनर, तो दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल।
सेकेंड इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ट्रेन करना है किसी को, तो गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए उसको किस वक्त पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे समझाना है कोई चीज, राइट। थर्ड इज द लिसनिंग स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स तो होनी चाहिए, साथ साथ लिसनिंग स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। हमें सिर्फ बोलना नहीं है, हमें दूसरों का सुनना भी होता है, दैट इज द एक्टिव लर्निंग स्किल्स। फोर्थ इज द मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स में क्या होता है, एज अ ट्रेनर हमें शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में काफी सारी चीजों को अकम्प्लिश करना होता है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स है, हमें चीजें मैनेज करनी आती है, तो हमें ये पता होता है हमें कौन सी चीज को प्रायोरिटाइज करना है, राइट। अगर हम प्रायोरिटाइज करना सीख जाए तो हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज होती है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से एलोकेट होते हैं। फिफ्थ है हमारा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होती है, टाइम क्योंकि एक बहुत ही मेन एसेंस होता है किसी भी चीज का, स्पेशली कॉर्पोरेट ट्रेनर के लिए। तो अगर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हमें आती हैं, हमें अपना टाइम रिस्पेक्ट करना आता है, अपना ट्रेनीज का जो टाइम है वो रिस्पेक्ट करना आता है, और अगर हम परफेक्ट बैलेंस बना दे बिटवीन दी कंटेंट जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड द टाइम पीरियड, उसके बीच में परफेक्ट टाइम बैलेंस अगर कर दे तो ऑप्टिमम लर्निंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स सेशंस ले सकते हैं बच्चों के साथ, या फिर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं, इनका यूज कर सकते हैं हम फॉर इफेक्टिव लर्निंग। एंड लास्टली इज द सेंसिटिविटी स्किल्स। तो सेंसिटिविटी स्किल्स होती क्या है, एक कोई भी ट्रेनर होता है उसको लोगों के साथ सेंसिबल होना आना चाहिए। हर जो लोग होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो एज अ ट्रेनर हमें उनकी फीलिंग्स के टुवर्ड सेंसिटिव रहना होता है, ठीक है। हमें हर किसी की फीलिंग्स को वैलिडेट करना है और लर्निंग प्रोसेस को स्मूथ बनाना है, ये नहीं कि क्योस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है टीचिंग और लर्निंग अप्रोच जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लर्निंग या एजुकेशन प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट करे, ठीक है। इसको कहते हैं हम कंप्यूटर एडेड लर्निंग, जो कि आजकल की 21st सेंचुरी में बहुत यूज हो रही है। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो होती है, इसमें हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं टू डिलीवर द एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो भी एजुकेशनल कंटेंट होता है उसको हम कंप्यूटर के जरिए देते हैं, लर्निंग फैसिलिटेट होती है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को हम एसेस कर सकते हैं, और अलग अलग एजुकेशन सेटिंग्स में ये यूज हो सकता है, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड कॉरपोरेट में भी ये अच्छे से यूज हो सकता है, राइट। उसके बाद है हमारा टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। तो ये टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस होता क्या है, टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस का मतलब है कन्वर्ज करना किसी भी चीज को, मिलाना किसी भी चीज को, यूनिफाई करना, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है हमारी, जो हमारी ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग है या ट्रेडिशनल जो भी लर्निंग टेक्निक्स है, उनको टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर देना, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। अब इसमें होता है अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज को एक साथ लाना, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटिंग, मीडिया, ताकि एक नया इनोवेटिव कोई सॉफ्टवेयर बन जाए, कोई एप्लीकेशन बन जाए, कोई सर्विस बन जाए, जिसकी वजह से लर्निंग इनहैंस हो सके, राइट। जो भी टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस है, ये पहले डाइवर्जेंट थी, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हमारे पास एप्लीकेशंस थी, लेकिन अब ये सारी कन्वर्जेंट हो गई हैं। जैसे कि लर्निंग टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये डाइवर्जेंट है, लेकिन अगर हम एलएमएस की बात करते हैं, सारी चीजें एक साथ है, तो वो कन्वर्जेंट है, राइट। अगर हम बात करते हैं रेडियो की, तो रेडियो में क्या होता है, सिर्फ हम यहाँ पे सुन सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा डाइवर्जेंट। लेकिन अगर हम एलएमएस की बात करें या फिर हम प्रोजेक्टर्स की बात करें, तो वो हमारा क्या है, कन्वर्जेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, राइट। अब अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, ठीक है, सबके पास हमारे पास मोबाइल फोन्स होते हैं। जो भी मोबाइल फोन्स है वो ओरिजिनली कॉल्स के लिए यूज होते थे, लेकिन आज हमने उसको काफी सारी टेक्नोलॉजी उसमें कंबाइन करके कॉलिंग, टेक्सटिंग, फोटोग्राफी, लर्निंग प्रोसेस, सब चीजों के लिए हम उसको यूज करने लग गए हैं, राइट। तो किसी एक चीज के लिए उसको यूज ना करके उसमें टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस करके उसको अलग अलग लर्निंग प्रोसेसेस के लिए यूज करना, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस, राइट। लाइक जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं, उस पे हम प्रिपेयर्ड मटेरियल्स दिखा सकते हैं बच्चों को, टेलीविजन सेट्स यूज कर सकते हैं फॉर एजुकेशनल वीडियोस, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स
लिमिटेड फंक्शनैलिटी के लिए होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज होते थे, लेकिन आजकल इसके हायर वर्जन्स आ गए हैं जिससे लर्निंग इंक्रीज होती है। पहले कैलकुलेटर्स यूज होते थे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, फिजिकल टेक्स्ट बुक और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस यूज होते थे। लेकिन अब जो है, ये सारी ही चीजों को हमने रिप्लेस कर दिया है न्यू टेक्नोलॉजीज से, राइट। तो इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस। अब नेक्स्ट है टॉपिक, द पावर ऑफ मल्टीमीडिया इन लर्निंग, मैक्सिमाइजिंग एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। मल्टीमीडिया का ई लर्निंग में क्या यूज है? तो आजकल डिजिटल एज चल रही है, जिसकी वजह से एजुकेशन रेवोल्यूशनराइज हो गई है। जो हम एजुकेशन सिर्फ लर्निंग कहते थे, आज हम उसको ई लर्निंग कहते हैं, और इससे बहुत ही ज्यादा नॉलेज लोगों में डिसेमिनेट हम कर सकते हैं। एट द हार्ट ऑफ दिस एजुकेशनल एवोल्यूशन, हमारे पास यहाँ पे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वीडियोस, ऑडियोस, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स जो कि हम GIF जिसको हम कहते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जिससे बहुत ही सारी चीजें ऑनलाइन लर्निंग में इंक्रीज हुई है, राइट। अब इसमें हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं। इम्पोर्टेंट सबसे पहले अगर हम इसकी देख लेते हैं, तो मल्टीमीडिया जो होता है, इसमें काफी अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। तो ये सारी चीजों को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कोहेसिव लर्निंग एक्सपीरियंस बन सकता है। मल्टीमीडिया अप्रोच जो होता है, वो अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग को केटर करती है। जैसे कि विजुअल, कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ देख के चीजें याद होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको सुनते सुनते चीजें याद हो जाती है। काइनेस्थेटिक, टच करके, रीडिंग राइटिंग, लिख के या पढ़ के याद होती है। तो हमें ऐसा एक एजुकेशनल कंटेंट बनाना है जो सबके लिए इंक्लूसिव हो। इतनी सारी डाइवर्स ऑडियंस है, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स, अलग अलग लर्निंग मेथड्स, तो सबको हमें इंक्लूसिविटी देनी है, राइट। सबको हमें केटर करना है। तो मल्टीमीडिया को कैसे हम स्ट्रैटेजिकली यूज करेंगे ताकि हमें ई लर्निंग इफेक्टिव कर सके? तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं मल्टीमीडिया के? सबसे पहली चीज तो ये लर्नर की जो एंगेजमेंट होती है, इसको बूस्ट करता है। लर्नर जो है वो ट्रेडिशनल बुक्स से ना पढ़ के अब ई कंटेंट से पढ़ सकता है, जिसमें उसको ऑडियो फैसिलिटी मिल जाती है, उसको वीडियो फैसिलिटीज मिल जाती हैं, उसको GIF फैसिलिटी मिल जाती है, और हो सकता है कोई और भी चीजें हो जो मल्टीमीडिया उसमें यूज हो रही हो, जिससे उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है। दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई एक मेडिकल प्रोसेस समझाना है, तो आजकल QR कोड्स आते हैं बुक्स में, राइट। QR कोड्स आते हैं, बच्चों की बुक्स में भी QR कोड्स आते हैं, जिसको हम स्कैन करके उसको रियल लाइफ में देख सकते हैं। थर्ड इज दी सपोर्ट्स डाइवर्स लर्निंग नीड। जैसा कि हमने देखा, हर किसी की अलग अलग लर्निंग प्रेफरेंसेस होती हैं, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया जो है वो काफी एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाता है और एक्सेसिबल बनाता है। फोर्थ इज प्रमोट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हम सिमुलेशंस के साथ वर्चुअल रियलिटीज, ऑगमेंटेड रियलिटीज के थ्रू काफी चीजें सीख सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज कंट्रोल्ड और रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में देती है, जिससे थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में गैप ब्रिज हो जाता है। जैसे कि मैंने मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताया, तो आजकल बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली पेशेंट पे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, राइट। डायरेक्टली परफॉर्म ना करके वो एक VR, वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू ये लर्निंग करते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं कंट्रोल्ड और रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में, जिससे उनको एक प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। एंड फिफ्थ इज द इनहेंसेस मेमोरी रिटेंशन। अगर हमें कोई चीज ऑडियो वीडियो की तरह थ्रू समझाई जाए, तो उससे होता क्या है, हमारी मेमोरी रिटेंशन और रिकॉल रेट जो है वो बढ़ता है। अब इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहला है खान अकेडमी। ये बहुत ही एक रिनोन्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें एजुकेशनल वीडियोस बनती है। खान अकेडमी जो है मल्टीमीडिया को यूज करता है टू ब्रेक डाउन दी सब्जेक्ट इनटू मैनेजेबल अंडरस्टैंडेबल पीसेस। अगर आपने वीडियोस देखी हो इनकी, तो ये एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं जिसमें ये मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। ऐसे ही गूगल अर्थ एजुकेशन है, जो कि वर्चुअल रियलिटी का यूज करके हमें जोग्राफिकल लोकेशंस दिखाते हैं, और हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम कोई भी अगर जगह पे बैठे हैं, हम किसी भी जगह पे गूगल मैप पे जाके क्लिक करते हैं, गूगल अर्थ पे जाके क्लिक करते हैं, तो हम जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, वर्चुअली। फिर उसके बाद टेडेड है। टेडेड जो होती है वो
एजुकेशनल वीडियोस बनाती हैं जो कि काफ़ी रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करती हैं, जिसमें क्वेश्चंस और डिस्कशंस भी होते हैं और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस ये एक लर्नर को देती है। इसमें काफ़ी टाइप के एनिमेशंस भी यूज होते हैं जो कि लर्नर की क्यूरियोसिटी को स्टिमुलेट करती है। सो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक एंड दिस वाज ऑल फॉर यूनिट 3. So thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends and do not forget to subscribe the channel.